मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन 5 नंबर, जो यहाँ से हम लोग का 4 मार्क्स का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। और आप लोग को लग रहा होगा कि हम लोग 4 नंबर तक जो क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, है ना। अब बहुत बच्चा सोच रहा होगा क्वेश्चन लिखने के बाद कि प्लस माइनस प्लस इस टाइप से सॉल्व किया जाएगा। क्या है कि पीछे हम लोग इस टाइप क्वेश्चन को 3 ऑर्डर को ऐसा ही सॉल्व करते थे, लेकिन यहाँ के बाद जो 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से डायरेक्ट हम लोग डिटर्मिनेंट्स को प्लस माइनस प्लस के रूप में नहीं तोड़ सकते हैं। अब यहाँ से जो प्रॉपर्टी 7 जो पिछला क्लास में बताया गया था डे 2 वीडियो में, आप उसको देखें। उस वीडियो में प्रॉपर्टी 7 में बहुत सारा एग्जाम्पल भी दिए थे और एग्जाम्पल दे दे के हम समझा रहे थे, और आई होप बहुत कुछ समझ में वहाँ आ गया होगा। अब यहाँ पे उसी का प्रॉपर्टी 7 का अप्लाई करना है। अब बात रहा सर, अब एक क्वेश्चन को कोई बंदा अगर ऐसे सॉल्व कर रहा होगा, प्लस 1 के सीधा में एक कट जाएगा, तो 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई, इसी तरह -1 है ना। 1 के सीधा में जो कट जाएगा तो बच जाएगा 1 प्लस वाई। इसी तरह 1 को लिखेंगे और 1 के सीधा में एक कट जाएगा तो बचेगा 1 प्लस एक्स 1, इस टाइप का। लेकिन है ना, जो 4 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछता है उसको इस रूप से है ना, इस मेथड से हम लोग को क्वेश्चन को ब्रेक नहीं करना पड़ेगा, तोड़ना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से जो 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछता है, इसमें प्रॉपर्टी नंबर 7 लगेगा। अब बात रहा कि सर अगर हम ऐसे सॉल्व करेंगे क्या आंसर नहीं आएगा? आंसर आएगा। आज ये मेरा छोटा क्वेश्चन है, तो ये है ना, बहुत बच्चा ऐसा करेगा कि इस टाइप से अगर बनाएगा तो हो सकता है कि आंसर आ जाए। लेकिन जब बड़ा बड़ा कैलकुलेशन आएगा, इस टाइप से मेंबर ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा, है ना। जैसे यहाँ वेरिएबल एक्स वाई था, 2 ही जगह था वेरिएबल, और सब जगह ए इस टाइप से कर दिया जाए, या ए बी सी इस टाइप से कर दिया जाए, तो आप कहीं साइड में इसको इस मेथड से है ना तोड़ के देखें तो हो सकता है कि 2 पेज में है ना इसका सॉल्यूशन चला जाएगा, और है ना, और आप लास्ट तक है ना आंसर नहीं ला पाइएगा। तो इसीलिए एक क्वेश्चन को अगर आप इस रूप से तोड़ रहे हैं, इसके मेथड से तोड़ रहे हैं, प्लस माइनस प्लस, तो इसका कैलकुलेशन भी बहुत लंबा जाएगा, 2-3 पेज में चला जाएगा, और हो सकता है कि आप कंप्लीटली आंसर तक ना पहुंच पाएँ। तो इसी के वजह से है ना इस मेथड से हम लोग को नहीं बनाना है, बल्कि प्रॉपर्टी है ना 7 लगाना है। तो ये बात समझ में आना चाहिए कि हम क्यों बोल रहे हैं इसमें प्रॉपर्टी 7। जो 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछता है उसमें प्रॉपर्टी 7 लगाने इसलिए बोल रहे हैं कि है ना इसमें बहुत बड़ा कैलकुलेशन आ सकता है, और कैलकुलेशन आने के बाद आप आंसर तक कंप्लीटली नहीं पहुंच सकते हैं प्लस माइनस प्लस करके अगर सॉल्व करें तो। लेकिन बहुत ऐसा बच्चा है, मेरा बात को ध्यान में रखते हुए, वो अगर इस टाइप से सॉल्व कर रहा होगा इस क्वेश्चन को, तो हो सकता है आंसर आ गया होगा। हम मानते हैं कि आंसर आ गया होगा। तो बहुत बच्चा बोलेगा कि सर बोले थे कि आंसर नहीं आएगा, हम आंसर कंप्लीटली ला दिए, तो इसलिए आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत छोटा है, क्योंकि एक्स और वाई 2 ही स्थान पे बैठा हुआ है। अगर सब जगह पे अगर एक्स वाई ए बी सी इस टाइप से बैठा दे तो कैलकुलेशन है ना 2-3 पेज चला जाएगा, और एग्ज़ाम में आप आंसर तक कंप्लीटली नहीं पहुंच पाइएगा, और जिससे बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता है, और फिर हम लोग को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए ये है ना 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं उसमें प्रॉपर्टी 7 का यूज करते हैं। अब बात रहा सर, अभी आप पिछला क्वेश्चन 3 नंबर जो आप सॉल्व कर रहे थे उसमें तो ऐसे ही बना रहे थे। हम कैसे जानेंगे एग्ज़ाम में कि कहाँ पे प्लस माइनस करके सॉल्व किया जाए? हम तो नहीं, वहाँ लिखा हुआ तो नहीं रहेगा। हाँ, अब एक बात रहा कि सर हम इसको सॉल्व करेंगे या प्रॉपर्टी 7 लगाएंगे।
अब एग्जाम में आएगा तो वहाँ तो लिखा हुआ नहीं रहेगा। हाँ, तो इसी के लिए बताया जा रहा है कि ऐसा मेथड हम लोग तब लेते हैं जब डिटर्मिनेंट्स नंबर के रूप में हो, नंबर के रूप में हो, तब हम लोग है ना ऐसा सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस प्लस। तो सर नंबर वाला को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, हाँ, और बाकी वेरिएबल वाला जो क्वेश्चन होगा उसको ऐसा नहीं सॉल्व किया जाएगा, इस रूप में हम लोग प्रॉपर्टी 7 का अप्लाई करेंगे। अब बात रहा सर है ना कि अगर इसको सॉल्व करते हैं प्लस माइनस प्लस के रूप में, इसको सॉल्व करते हैं वेरिएबल वाला प्रॉपर्टी 7, हाँ ये दिमाग में बैठा लो कि प्रॉपर्टी 7 वेरिएबल के केसेस में यूज करना है, जब है ना नंबर के रूप में जब डिटर्मिनेंट्स दिया रहेगा, है ना डिजिट के रूप में नंबर, डिजिट के रूप में अगर डिटर्मिनेंट्स दिया रहेगा तब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे प्लस माइनस प्लस। इसमें प्रॉपर्टी 7 नहीं बल्कि प्लस माइनस प्लस के रूप में बनाया जाएगा। तो आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा कि नंबर वाला को डायरेक्ट प्लस माइनस प्लस के रूप में बनाना है, और जब एक्स वाई जेड या ए बी सी के वेरिएबल के टर्म में रहेगा तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, उसमें हम लोग प्रॉपर्टी 7 लगाएंगे। सर मेरे को समझ में आ गया कि नंबर वाला में प्लस माइनस करके सॉल्व करेंगे और बाकी ऐसा क्वेश्चन होगा सर तो हम लोग प्रॉपर्टी 7 लगाएंगे। ये बात तो हमको समझ में आ गया सर, लेकिन सर ऐसा क्यों सर, क्या वजह है? तो हम बार बार बोल रहे हैं, अगर सपोज आप इसको सॉल्व कर रहे हैं +2, तो +2 लिए तो इसके सीधा में कट गया तो बच गया आपका 4 8 6 9। इसी तरह -3 लीजिएगा, हम यहाँ पे बता रहे हैं, उतना नहीं लिखने का ज़रूरत है, आप यहीं पे समझ जाइएगा। तो यहाँ पे क्या होगा +2, अब आप इधर से गुना कीजिएगा पहले 36 8 छक 48, तो ये आपका आ जाएगा 2, और 48 में 36 -12 तो 12 दूनी 24। तो धीरे 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 कैलकुलेशन बहुत छोटा हो गया, और नंबर के रूप में जब इसको हम है ना नंबर के रूप में जब दिया रहेगा और प्लस माइनस प्लस से सॉल्व करेंगे तो आपका कैलकुलेशन छोटा होते हुए जाएगा और आपका कंप्लीटली आंसर तक पहुंच जाइएगा। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं, मान लीजिए प्लस माइनस प्लस, तो जब प्लस ए लिखिएगा डेल्टा इक्वल टू प्लस ए, तो इसके सीधा में जब कट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा b² b³ c² c³। अगर प्लस माइनस प्लस लेके सॉल्व कर रहे होंगे तो हम बता रहे हैं डिफरेंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b² c³ और इधर से जब कीजिएगा तो b³ c², और इधर से लेने में बीच में क्या लिखते हैं माइनस। तो देखिए यहाँ पे धीरे धीरे छोटा होते चला गया, 48 में 36 गया, 12 हुआ, 12 दूनी 24 और लास्ट एक नंबर बचा। लेकिन जब आप इसको घटाइएगा तो नहीं घटेगा, ऐसे ही रह जाएगा। उसी तरह जब आप b के लिए सॉल्व कीजिएगा तो इतना बड़ा टर्म आएगा, उसी तरह c के लिए सॉल्व कीजिएगा बहुत बड़ा टर्म आएगा, और लास्ट में आप है ना कैलकुलेशन में फंस जाइएगा और आप आंसर तक कंप्लीटली नहीं पहुंच पाइएगा। हम रीज़न बता दिए आप लोग को क्यों है ना नंबर वाला क्वेश्चन को प्लस माइनस प्लस में क्यों सॉल्व करते हैं, और एक्स वाई ए बी सी को क्वेश्चन को प्रॉपर्टी 7 का यूज करके क्यों बनाते हैं। ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। क्यों, एक बार लास्ट सुन लें, क्योंकि नंबर वाला क्वेश्चन को बनाते हैं तो कैलकुलेशन छोटा छोटा होते 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 आंसर तक आ जाता है, लेकिन जब वेरिएबल वाला सवाल आप बनाते हैं तो बड़ा बड़ा कैलकुलेशन आने लगता है। क्यों, क्योंकि ना ऐड हो पाता है ना सब्ट्रैक्ट हो पाता है। क्यों, b² c³ b³ c², ये क्या घटाइएगा आप इसमें क्या घटा के कीजिएगा, तो यही ना रह जाएगा। इसी तरह इधर भी जब सॉल्व कीजिएगा तो इधर भी हो जाएगा, तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन आ जाएगा और छोटा कैलकुलेशन हम लोग नहीं ला पाएंगे, जिसके वजह से प्लस माइनस प्लस हम लोग नहीं सॉल्व करते हैं बल्कि प्रॉपर्टी 7 लगाते हैं। और ये नंबर वाला क्वेश्चन में क्या होता है ना, जब हम लोग बनाते हैं तो घटाव हो जाता है इजी वे, घटाव होने के बाद गुना भी इजी वे हो जाता है और एक सिंगल नंबर में आ जाता है। इसीलिए नंबर वाला क्वेश्चन को प्लस माइनस प्लस लेके सॉल्व करते हैं, और जब ए बी सी का क्वेश्चन हो, एक्स वाई जेड का क्वेश्चन हो, इस है ना ऐसा क्वेश्चन में हम लोग प्लस माइनस प्लस नहीं बल्कि प्रॉपर्टी 7 का अप्लाई करते हैं। तो आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा कि नंबर वाला क्वेश्चन में बहुत इजी कैलकुलेशन हो जाता है, लेकिन वेरिएबल वाला क्वेश्चन में इजी वे कैलकुलेशन नहीं हो पाता है, बड़ा बड़ा कैलकुलेशन आ जाता है, जिसकी वजह से हम फंस सकते हैं। यही डर से हम लोग इसमें क्या लगाते हैं, प्रॉपर्टी 7। तो आप लोग को समझ में आ गया
कि नंबर वाला क्वेश्चन जब दिया रहेगा तो उसमें प्लस माइनस प्लस से लेके सॉल्व किया जाता है, और जब वेरिएबल वाला क्वेश्चन होगा ए बी सी एक्स वाई जेड तो उसमें प्रॉपर्टी 7 लगाया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन, है ना, प्रॉपर्टी 7 लगाना है तो कैसे लगाया जाएगा, थोड़ा ध्यान दें। तो आप लोग को ये ध्यान में रहना चाहिए कि जब नंबर वाला क्वेश्चन होगा, डिजिट वाला क्वेश्चन होगा, उसमें प्लस माइनस प्लस करके हम लोग डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं, लेकिन ए बी सी एक्स वाई जेड का क्वेश्चन जब होगा तो उसमें हम लोग, है ना, प्लस माइनस प्लस डायरेक्ट नहीं करना है। आज ये क्वेश्चन छोटा था, हो सकता है आंसर आ गया होगा, लेकिन जब अभी एग्जाम्पल दिए ऐसा क्वेश्चन बड़ा जब क्वेश्चन आ जाएगा, वेरिएबल यहाँ पे एक्स वाई 2 जगह था, लेकिन सब जगह अगर कर देगा तो कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, जिसके वजह से हम लोग प्रॉपर्टी 7 लगाते हैं। तो आप लोग को कोई पूछेगा कि आप इस क्वेश्चन को प्लस माइनस प्लस से क्यों नहीं सॉल्व करते, तो आप बताइएगा कि जब भी एक्स वाई वाला या ए बी सी वाला क्वेश्चन होगा तो उसमें हम लोग को प्रॉपर्टी 7 अप्लाई करना है, और नंबर वाला क्वेश्चन में हम लोग प्लस माइनस प्लस के रूप में बनाते हैं। तो आप अच्छे से रीजन दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि कोई अगर पूछे कि नंबर वाला क्वेश्चन को प्लस माइनस प्लस में क्यों बनाते हैं, और है ना वेरिएबल वाला क्वेश्चन ए बी सी एक्स वाई जेड को क्यों प्रॉपर्टी 7 लगाते हैं, तो बताइएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर वाला क्वेश्चन में जब हम बनाते हैं तो बहुत जल्दी कैलकुलेशन होने लगता है और एक बहुत इजी कैलकुलेशन आ जाता है, लेकिन वेरिएबल वाला क्वेश्चन में कैलकुलेशन बढ़ते चला जाता है, ना जोड़ हो पाता है ना घटाव हो पाता है, और जिसके वजह से हम लोग फंस सकते हैं। इसी के डर से हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी लगाते हैं, 7। तो आप लोग, है ना, रीजन दे दीजिएगा। कोई अगर पूछे तो बताइएगा कि वेरिएबल वाला ए बी सी एक्स वाई जेड वाला क्वेश्चन में प्रॉपर्टी 7 लगाना है, और नंबर वाला क्वेश्चन में हम लोग प्लस माइनस प्लस लेके बनाते हैं। अब हम बात करते हैं, सर ठीक है अब समझ में आ गया कि प्लस माइनस प्लस लेके नहीं बनाना है, तो कैसे लेके बनाना है, प्रॉपर्टी 7। अब हम लोग यहाँ से बात करेंगे प्रॉपर्टी 7 कैसे लगाते हैं। सबसे पहले जब 4 मार्क्स का जब क्वेश्चन होता है तो उसमें हम लोग क्या पहले देखते हैं, थोड़ा ध्यान देना है कि सबसे पहले कि किसी रो या कॉलम में 1 1 1 दिखना चाहिए, है ना। हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि अगर 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा तो किसी एक रो में या एक कॉलम में 1 1 1 दिखना चाहिए। तो उससे क्या होगा सर, उससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है कि जब 1 1 1 दिखेगा तो हम लोग जब घटाएंगे यहाँ से यहाँ तो एक 0 बन जाएगा, फिर यहाँ घटाएंगे तो फिर एक 0 बन जाएगा, तो मेरा 2 0 बन जाएगा। और डिटर्मिनेंट बोलता है कि सबसे पहले किसी भी हाल में 2 0 आना चाहिए। अगर 2 0 आता है, मान लो सपोज यहाँ 1 बच गया, तो प्लस माइनस प्लस लास्ट में अगर हम लोग करेंगे तो इस ए 0 हो जाएगा, ए भी 0 हो जाएगा। सिर्फ 1 के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, और किसी एक के लिए सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी आंसर आ सकता है। तो हम लोग क्या ध्यान रखेंगे कि जब भी डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले 2 0 लाना है। क्या करना है, 2 0 लाना है। लेकिन 2 0 तब आएगा जब, है ना, किसी रो में या किसी कॉलम में 1 1 1 1 1 दिखना चाहिए। अब किसी लड़का को लग रहा होगा कि सर आज ही क्वेश्चन में 1 1 1 1 1 है, इसलिए आप बोल रहे हैं कि 2 0 हो जाएगा। लेकिन जिस क्वेश्चन में 1 1 नहीं होगा सर, तब आप क्या कीजिएगा, हाँ उसको अभी नहीं लाना है, उसको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। जब वो ऐसा क्वेश्चन आएगा उस टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी एक ही बार अगर हम सारा बात बता दें तो आप नहीं सीख पाइएगा। आपको अभी सिर्फ ये सीखना है कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए किसी भी हाल में 2 0 लाना है, 2 0 लाना है। तो 2 0 लाने के लिए सबसे पहले 1 1 1 या 1 1 1 किसी रो या किसी कॉलम में दिखना चाहिए। तो ये दोनों एक टाइप का क्वेश्चन हुआ, क्यों, इधर भी 1 1 और इधर भी 1 1, तो ये रो में भी 1 1 दिख रहा है, ये कॉलम में भी 1 1 दिख रहा है, एक कॉलम में सिर्फ दिख रहा है, तो 1 1 1 डायरेक्ट दिख रहा है। तो ये दोनों सेम टाइप का क्वेश्चन हुआ, और जब 1 1 1 दिख रहा है तो हम लोग बहुत जल्द 2 0 लाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग को आराम से समझिए, ध्यानपूर्वक समझिए, ध्यान दीजिए कि हम क्या बात करने जा रहे हैं। हम बात ये करने जा रहे हैं कि सबसे पहले
जब 4 मार्क्स का क्वेश्चन डिटर्मिनेंट्स का रहेगा तो डिटर्मिनेंट्स में 2 जीरो लाना है, 2 जीरो लाना है। अब बात रहा सर 2 जीरो लाना है, ठीक है, ये समझ गए कि 2 जीरो मेरे को लाना है। तो सर अगर 2 जीरो नहीं है तब क्या करेंगे? तो सबसे पहले दिमाग में ये लेके चलना है, जैसे आप डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन बनाने बैठते हैं तो वैसे आपका दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि 2 जीरो मेरे को किसी भी हाल में लाना है। तो बात रहा कि सर जब 2 जीरो लाना है समझ में आ गया, तो सर यहाँ पे 2 जीरो लाने के लिए सबसे अच्छा फंडा है कि कोई भी रो या कॉलम में 1 1 दिखना चाहिए। तो ये क्वेश्चन में बहुत अच्छा बात है कि 1 1 दिख रहा है, जिसके वजह से हम लोग 2 जीरो बहुत जल्दी ले आएंगे। अब बहुत लड़का बोल रहा है सर कि अगर 1 1 नहीं दिखता तो वो बाद में चर्चा करेंगे, हम लोग पहले धीरे धीरे सीखना है, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन सीखना है। अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है 4 मार्क्स में कि 1 1 1 दिया हुआ है, तो जिसमें 1 1 दिया हुआ है तो वो क्वेश्चन में ज़्यादा सोचना ही नहीं है, उसमें बहुत जल्दी जीरो आ जाएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले कि डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो दिमाग में लेके चलना है कि 2 जीरो लाना है। और 2 जीरो लाने के लिए सबसे पहले है ना 2 जीरो तभी आएगा किसी रो या कॉलम में 1 1 1 3 बार दिखना चाहिए। अगर दिख रहा है तो हम लोग डायरेक्ट 2 जीरो ला सकते हैं। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। तो हम लोग बात करते हैं, ए मेरा R1 है, ए मेरा R1 है, ए मेरा क्या है? R1 है। और ए अगर हम बात करें ए मेरा R2 है, या तो आप R1 में सॉल्व कीजिए या तो फिर है ना C1 C2 में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ए मेरा R1 है, ए मेरा है ना, ए मेरा अगर बात करें, अगर हम लोग कॉलम लेग बनाते हैं, ए मेरा C1 है, ए मेरा C2 है और ए मेरा C3 है। तो प्रॉपर्टी 7 में बताया गया था या तो रो है ना ऑपरेशन को यूज कीजिए या तो कॉलम ऑपरेशन यूज कीजिए, है ना। डिटर्मिनेंट्स में आप कोई भी यूज कर सकते हैं। हो सकता है कि आप शुरू में रो यूज किए, इसके बाद हो सकता है कि कॉलम भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम रो यूज कर रहे हैं तो हमेशा रो ही यूज करना है, ऐसा डिटर्मिनेंट्स में नहीं बोलता है। अगर आप रो अप्लाई कर चुके हैं तो बाद में अगर आप कॉलम भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग अगर बात करें, ये मेरा C1 हो गया, है ना, ए मेरा C2 हो गया, ए मेरा C3 हो गया। तो बहुत लड़का को रो और कॉलम में बहुत कंफ्यूज होता है कि कैसे हमको क्लियर करना है। तो हम बताते हैं, सबसे पहले हाथ चला के देखना है। अगर आप हाथ चलाने सीख गए तो आप रो और कॉलम को बहुत अच्छे से पता कर लेंगे। तो सबसे पहले हाथ चलाइए, खड़ा लाइन है, मेरा हाथ का पोजीशन देखिए, मेरा हाथ का पोजीशन देखिए एकदम खड़ा है। अगर ऐसे नहीं आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ए मेरा C1 हो गया, ए मेरा C2 हो गया, ए मेरा C3 हो गया। तो हाथ का पोजीशन अगर हम ऐसे लेते हैं तो सोया हुआ लाइन आएगा। क्या आएगा? सोया हुआ लाइन आएगा। तो हम लोग अप्लाई करेंगे रो। लेकिन अगर ऐसे हम लोग हाथ का पोजीशन ले रहे हैं तो एक कॉलम हुआ। तो आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हाथ का पोजीशन लीजिए, इस खड़ा लाइन है, हाथ मेरा खड़ा है तो ये मेरा C1 है, हाथ मेरा खड़ा है, ये मेरा C2 है, ये भी मेरा हाथ खड़ा है तो C3 है। तो है ना, तो ये मेरा हो गया C1 C2 C3। तो अप्लाई, अब यहाँ से काम स्टार्ट कि डिटर्मिनेंट्स बोलता है कि किसी भी हाल में 2 जीरो आना चाहिए। तो अप्लाई, हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं, अप्लाई, अप्लाई, है ना, ये हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं, ये हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं, अप्लाई। तो प्रॉपर्टी 7 में बताया गया था, आप जिसको जीरो बनाने जा रहे हैं उसका नाम पहले लिखना है। तो हम इसको जीरो बनाने जा रहे हैं, हम लोग कहाँ घटाने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। C1 में C2, तो C1 था, अब C2 घट जाएगा तो C1 का नाम क्या हो जाएगा? जीरो। तो नाम किसका जीरो होने वाला है? C1। तो जिसका नाम पहले 1 था लेकिन अब इसका नाम क्या होने वाला है? जीरो। तो जिसका नाम चेंज होगा उसी को पहले लिखते हैं C1। पहले किसको लिखेंगे? C1। ये प्रॉपर्टी 7 में बताया गया था। इसके बाद अगर यहाँ पे C1 है तो यहाँ पे भी C1 होगा, अगर यहाँ पे C1 है तो यहाँ पे भी C1 होगा। इसके बाद किसको घटा रहे हैं हम लोग? C2 को ला रहे हैं। तो C1 में किसको घटा रहे हैं? C2। तो आप एक जीरो हो जाएगा। अगर कोई बच्चा बोल रहा है सर
कि नहीं आप इधर से घटाएं, हम C1 को घटाएंगे तो भी सही है। तो आप किसको जीरो करने वाले हैं? अगर इसमें है ना, अगर इसमें इसको घटाइएगा तो A जीरो होगा। जब A जीरो होगा तो पहले C2 लिखाएगा, पहले C2 लिखाएगा, क्योंकि C2 जीरो होने वाला है। तो जो चेंज हो रहा है उसका नाम लिखना है। अब C2 है तो यहाँ भी C2 होगा, अगर यहाँ C2 है तो यहाँ C2 है, दोनों सेम होना चाहिए। अब किसको घटा रहे? C1, तो फिर ऐसा हो जाएगा, ऐसा चेंज कर जाएगा। तो हम लोग ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आराम से, नाम किसका चेंज हो रहा है? C1, क्योंकि अब C1 कुछ देर के बाद कुछ मिनट्स के बाद अब A जीरो दिखने वाला है, तो C1 का नाम चेंज होगा। C1 पहले 1 था, अब उसका नाम चेंज होके जीरो होने वाला है, इसीलिए जिसका नाम चेंज होगा उसी को लिखना है स्टार्टिंग में। और अगर जो स्टार्ट में लिखा है ना, जो स्टार्ट में लिखा वही चीज़ सामने होना चाहिए, वही चीज़ सामने होना चाहिए। और घटा किसको रहे हैं? C1 में C2, तो C2 बाद में लिखना है। तो दो बात हम लोगों को क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं डेल्टा इक्वल टू है ना, डेल्टा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 - 1 0, 1 - 1 0। अब हम लोग क्या घटाने वाले हैं? A1 है, A मेरा 1 है। अब घटाने वाले हैं C2 को, तो हम लोग C1 में किसको घटा रहे हैं? C2 को, तो C1 पहले से 1 है। अब घटा के रहे C2 को, तो C2 को घटाएंगे तो यहाँ दो आदमी है, यहाँ ध्यान से सुने, बहुत कोई को प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ C2 है, तो C2 को जब आप घटाइएगा तो घटाएंगे, अगर इसको है ना माइनस का साइन देंगे तो यहाँ दो मेंबर है, सिर्फ बहुत बच्चा ऐसे घटाता है +x, जो एकदम गलत है। कि नहीं, अगर जब आप C2 कोई पूरा को घटा रहे या इसको माइनस दे रहे तो यहाँ दो मेंबर है, दोनों में माइनस जाएगा, इसीलिए 1 में भी माइनस होगा, और जब घटाएंगे तो x में भी माइनस होगा। तो ये मेरा हो जाएगा -1 - x। अब हमको लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो 1 में इसको घटा रहे हैं, जब ये चीज़ घटाएंगे तो घटाओ अगर इसके आगे लगाएंगे, इसके आगे लगाएंगे तो दोनों में माइनस जाएगा। तो बहुत बच्चा ऐसे करता है, -1 इसमें ले आता है, इसमें प्लस ही छोड़ देता है, एकदम गलत है। कि जब हम आप अगर इसको घटाएंगे तो दोनों में ना माइनस जाएगा। क्यों? कि अगर C1 है, C2 को घटा रहे हैं तो घटाएंगे तो दोनों में माइनस जाएगा, क्योंकि माइनस देने के बाद दोनों में माइनस जाएगा, क्योंकि यहाँ दो फैमिली है, दो मेंबर है, तो इसीलिए माइनस हम लोग क्या करेंगे? दोनों में चला जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा -1 - x। तो हम लोग जिसको भी घटाएंगे तो उसमें पूरा में माइनस चला जाएगा, जितना भी मेंबर है। अब 1 में 1 जाएगा, A भी 0 हो गया। अब हम लोग देख लें कि नाम किसका चेंज है? C1, तो C1 का पूरा लाइन चेंज हो गया। तो मेरा नाम किसका चेंज है? C1, तो जो यहाँ पे पहले है वही चेंज होगा, बाकी C2 जैसा था, C3 जैसा था वैसा ही रह जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो हम लोग को डिटर्मिनेंट बोलता है कि किसी भी हाल में 2 0 आना चाहिए, और जो कि हम लोग का 2 0 आ गया। मतलब डेल्टा इक्वल टू 0, 1 1 कट गया तो -x 0, 1 1 + x 1, ये चीज़ हो गया। 1 1 1 + y, ये मेरा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे? एक्सपेंड कर देंगे। जैसे हम लोग नंबर वाला क्वेश्चन को है ना बनाते थे, उसी टाइप से है ना, उसी टाइप से प्लस माइनस प्लस। तो बहुत लड़का बोल रहा होगा, सर आप तो बोले थे नंबर के लिए ऐसा करते हैं, तो आप क्यों अप्लाई करने जा रहे हैं? इसलिए क्योंकि जो कैलकुलेशन से जो मेरे को डर था वो ख़त्म हो गया। क्योंकि जब प्लस माइनस प्लस करेंगे, सपोज यहाँ प्लस है, ये मेरा क्या है? प्लस है। जब ये प्लस है तो जब है ना इसको एक्सपेंड करेंगे तो 2 0 के चलते पूरा कैलकुलेशन ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ एक मेंबर बचेगा x, जो हम लोग का कैलकुलेशन बहुत छोटा आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, जो हम लोग 3 के लिए यहाँ सॉल्व करते थे +2, उस तरह 0 के लिए सॉल्व करेंगे तो आगे 0 होगा तो पूरा 0, ये भी 0 दे देगा, सिर्फ x के लिए बचेगा, जिसके चलते कैलकुलेशन बहुत छोटा हो जाएगा और हम लोग बहुत ईजी वे आंसर तक पहुँच सकते हैं।
तो इसीलिए है ना, हम लोग प्रॉपर्टी 7 अप्लाई करने के बाद अगर 2 जीरो आ गया तो उसी तरह प्लस माइनस प्लस एक्सपेंड करना है। क्यों? क्योंकि 2 जीरो आने की वजह से अब कैलकुलेशन बढ़ा नहीं जाएगा, जिसके चलते डर था वो अब छोटा हो जाएगा, क्योंकि 2 जीरो आ गया मतलब 2 टर्म तो जीरो हो जाएगा, सिर्फ बचेगा माइनस एक्स वाला, जो एक कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं। लेकिन अब बात रहा सर, ठीक है हम समझ में आ गया, तो प्लस माइनस प्लस किधर करना है सर? प्लस माइनस प्लस उधर करना है जिधर 2 जीरो नज़र आएगा, जिधर 2 जीरो नज़र आएगा उधर ही प्लस माइनस प्लस करके सॉल्व करना है। तो बहुत लड़का प्लस माइनस प्लस इधर कर रहा होगा, नहीं गलत है, इधर करेंगे तब ना 2 जीरो आ जाएगा, तब ना इजी कैलकुलेशन आएगा। तो इसीलिए प्लस और ये माइनस खुद का है और फिर क्या हो जाएगा माइनस प्लस। तो हम लोग का जो एक्सपेंड हो रहा है, जो हम लोग का एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंड मतलब डिटर्मिनेंट, जो हम लोग एक्सपेंड मतलब तोड़ रहे हैं, वो किधर? हम बोले थे हाथ चला के देखना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है तो आप हाथ चला के देखें, तो देखा हाथ 2 जीरो किधर है? इधर है क्या? नहीं। इधर है क्या? नहीं। इधर है क्या? नहीं। 2 जीरो किधर है? देख लीजिए आप, इधर है खड़ा लाइन में। मेरा हाथ का पोजीशन देखिए, देखिए खड़ा लाइन है। इधर है क्या? अगर ऐसा होता तो सोया हुआ लाइन होता, तो मतलब R1 होता, तो नहीं। 2 जीरो किधर है? कॉलम के लॉन्ग है। कौन सा कॉलम? कौन सा कॉलम? ए मेरा कॉलम पहला, दूसरा, तीसरा, तो कॉलम कौन सा है? C1। तो हम लोग लिखेंगे, हम लोग आगे लिखेंगे, है ना, हम लोग आगे लिखेंगे एक्सपेंडिंग 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 एलोंग एलोंग किधर? C1। मतलब एक्सपेंड मतलब हम लोग जो है ना, डिटर्मिनेंट को जो एक्सपेंड करने जा रहे हैं, मतलब तोड़ने जा रहे हैं। किधर तोड़ने जा रहे हैं? C1 के लॉन्ग, है ना, C1 के तरफ हम लोग डिटर्मिनेंट को तोड़ने जा रहे हैं। तो इसीलिए ये बात आप समझ लें, प्लस माइनस था तो है ना, प्लस माइनस प्लस, तो एक्सपेंड किधर करना है? जिधर 2 जीरो होगा। तो 2 जीरो किधर है? खड़ा लाइन। और वो भी कैसा खड़ा है? पहला, दूसरा, तीसरा, पहला खड़ा। तो इसीलिए लिखे एक्सपेंडिंग एलोंग पहला खड़ा लाइन, जिसको पहला खड़ा लाइन को बोलते हैं C1। तो डिटर्मिनेंट में उधर एक्सपेंड किया जाता है ना, जिधर 2 जीरो नज़र आता है और 2 जीरो उधर नज़र आ रहा है। हमको लगता है कि कॉलम C1 के तरफ नज़र आ रहा है, इसीलिए एक्सपेंडिंग एलोंग किधर लिख दिए? C1। एक्सपेंडिंग एलोंग किधर लिखे? C1। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ऐसे नहीं, अगर ऐसे सोया मिलता तो R1 होता। तो इसीलिए जीरो किधर मिल रहा है? ऐसे आने से, ऐसे नहीं, ऐसे आने से, ऐसे नहीं, ऐसे आने से, और ऐसे आने से खड़ा लाइन है। क्यों? मेरा हाथ देखिए खड़ा है, अगर ऐसे होता तो सोया होता, ऐसे है, खड़ा है। और कौन सा खड़ा लाइन है? C1। तो इसीलिए लिखे एक्सपेंड अलोंग C1। तो हम लोग उधर एक्सपेंड करते हैं जिधर 2 जीरो नजर आएगा। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे? डेल्टा इक्वल टू, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं याद होगा? हम लोग कैसे सॉल्व करते थे? प्लस माइनस प्लस। तो पहले प्लस वाला साइन लेंगे, तो प्लस जीरो क्या लेंगे? प्लस जीरो क्या लेंगे? प्लस जीरो। और जीरो के सीधा में ए और ए कट जाएगा, जीरो के सीधा में ए कट जाएगा तो ए बचेगा। तो जब ए बचेगा तो 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई, ए चीज़ बच गया। अब उसी तरह जीरो का काम हो गया। अब हम लोग इधर एक्सपेंड कर रहे हैं, तो माइनस पहले से है और माइनस क्या हो गया? प्लस। तो प्लस एक्स बचा और एक्स के सीधा में ए और इधर कट जाएगा, इधर ये एक्स के सीधा में इधर और इधर कट जाएगा तो बचेगा 1 प्लस वाई। ए चीज़ बच गया, ए और ए कट गया तो बच गया 1 प्लस वाई। उसी तरह क्या बच गया? है ना, जीरो का काम होगा। तो जब इधर प्लस जीरो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्लस जीरो, तो क्या बच जाएगा? तो जीरो के सीधा में ए और ए लाइन कट जाएगा, डिलीट हो जाएगा तो बचेगा 1 प्लस एक्स 1 है ना, 1 प्लस वाई। ये चीज़ बच गया, सॉरी ए और एक डिलीट हो गया तो बच गया मेरा सिर्फ 1। अब आप ही देखिए कि ये आगे जीरो है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आखिर आगे जीरो है तो पूरा जीरो हो गया। तो इसीलिए डेल्टा इक्वल टू आगे जीरो है तो इधर सॉल्व करेंगे, इधर गुना जूठे काहे का करेंगे? जब आगे ही जीरो है तो पूरा जीरो है। तो बच गया सिर्फ क्या? एक्स वाला बच जाएगा। और एक्स वाला जब बच जाएगा तो ये पूरा क्या हो गया? जीरो एक्स। अब एक्स वाला बच गया तो एक्स वाला सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले इधर से बताया गया था तो 1 प्लस वाई, और इधर से जब करेंगे तो -1
-1 और इधर भी 0 हो गया तो पूरा 0 हो गया, क्योंकि आगे 0 है तो ये पूरा को 0 कर देगा। तो यह आ जाएगा डेल्टा इक्वल टू, है ना, 1 1 कट गया तो आ गया x गुना y। तो यही आपका, है ना, डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू हो गया। आप अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है आप यहाँ से एक बार और समझें, है ना, एक बार और समझें, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है, कोशिश करें समझने का। दूसरा क्वेश्चन होते होते आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग डिटर्मिनेंट्स का टाइप 1 बनाने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दें। सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स बोलता है किसी भी हाल में 2 0 आना चाहिए। क्या बोलता है कि डिटर्मिनेंट्स में बोलता है किसी रो या कॉलम में, है ना, किसी रो या कॉलम में। अब कोई अगर ऐसे सोच रहा होगा कि 1 0 यहाँ आ गया, 1 0 यहाँ आ गया, नहीं नहीं, ये गलत है। 2 0 जब भी आएगा तो एक ही लाइन में आना चाहिए, एक ही लाइन में आना चाहिए। या तो ए लाइन में आ जाए, या तो ए लाइन में आ जाए, या तो ए लाइन में आ जाए। मतलब 2 0 जब भी आएगा तो एक ही लाइन में आना चाहिए, सीधा आना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट्स बोलता है कि किसी भी हाल में 2 0 आएगा तो क्या फ़ायदा आपको, और हम अच्छे से समझा सकते हैं, क्योंकि अब मेरे पास यहाँ पे प्रूफ है कि 2 0 क्यों बनाने बोलता है डिटर्मिनेंट। थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि 2 0 आप बना लीजिएगा तो 2 टर्म आपका 0 हो जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा, एक टर्म बचेगा। और बहुत ईजी वे कैलकुलेशन कर सकते हैं हम लोग, इसीलिए 2 0 को लाया जाता है। क्यों? क्योंकि 2 0 आने से देख रहे कितना फ़ायदा है, 2 0 से आने से देख रहे कितना फ़ायदा है। 2 0 आने का मतलब ए भी ख़त्म पूरा और ए भी ख़त्म, सिर्फ एक के लिए सॉल्व करना पड़ता है। इसीलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा कि डिटर्मिनेंट्स क्यों बोलता है कि सबसे पहले, है ना, 2 0 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 टर्म धाएँ धाएँ क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और जिसके चलते हम लोग एक कैलकुलेशन बहुत ईजी वे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ध्यान दें, एक बार हम समझाने की कोशिश करें। सबसे पहले 2 0 लाना है, तो 2 0 लाना है, किसी भी हाल में हम लोग को 2 0 लाना है। तो देख लीजिए, इधर भी 1 1 है, इधर भी 1 1 है। तो आप, है ना, इधर से भी घटा सकते हैं, लेकिन मेरा हाथ का पोजीशन थोड़ा देखिएगा, ये सोया हुआ है। तो R1 में R2 लेके बना सकते हैं, तो आप R1 R2 का भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसे और ऐसे घटाएं, खड़ा घटाएं, खड़िए घटाएं, इसलिए हम लोग कॉलम का यूज किए। तो आप चाहेंगे तो ये R1 है, ये मेरा R2 है, तो आप R1 में से R2 भी घटा सकते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। R1 माइनस R2, वो भी सही है। लेकिन हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, कॉलम यूज कर रहे हैं। आप लोगों को दोबारा बताया जा रहा है ताकि कॉन्सेप्ट एकदम पकड़ होना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान दें। सबसे पहले 2 0 लाना है। अब 2 0 लाना है तो देखिए, इधर 2 0 लाना है, तो है ना, 2 0 लाना है तो 1 देखिएगा इधर कैसे है, ए C1 है, हम खड़ा लाइन ले रहे हैं, C1 C2 C3। मेरा हाथ का पोजीशन एकदम ऐसे है, ऐसे नहीं है। अगर ऐसे होता तो रो होता, ऐसे होता तो रो होता, तो सोया नहीं बल्कि खड़ा है। तो मेरा हाथ का पोजीशन क्या है, खड़ा है। तो ये मेरा हो गया C1, ये मेरा हो गया C2, ये मेरा हो गया C3। तो मेरा हाथ का पोजीशन खड़ा है, तो इसीलिए जब खड़ा है तो खड़ा लाइन को बोलते हैं कॉलम। अगर ऐसा होता, ऐसा अगर हम लोग यूज करते हैं तो रो होता। तो इसीलिए हम लोग कौन सा अप्लाई करने वाले हैं, है ना, कॉलम वाइज। तो हम लोग को 2 0 लाना है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर ये C1 है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये मेरा C1 है, ये मेरा C2 है, ये मेरा C3 है, ये मेरा C1 है, ये मेरा C2 है। तो हम सोचें कि 2 0 कैसे आएगा। अगर ये 1 में 1 घटा दिया जाए तो एक 0 बन जाएगा, और ए 1 में 1 घटा दिया जाए तो एक दूसरा 0 बन जाएगा। और डिटर्मिनेंट्स बोलता भी था कि किसी भी हाल में 2 0 आना चाहिए। तो हम लोग इसीलिए हम लोग सोचें कि C1 में किसको घटा देते हैं, C2 को। C1 में किसको घटा देते हैं, C2 को। लेकिन ये बात तो समझ में आ गया होगा कि C1 में C2 को घटाएंगे तो 2 0 बन जाएगा। तो बात रहा सर अप्लाई लिखने का, ये बच्चा को समझ में नहीं आता है कि अप्लाई कैसे लिखना। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। तो थोड़ा सा ध्यान दे, इसीलिए तो हम दोबारा समझा रहे हैं कि अप्लाई में लिखने में बहुत बच्चा को प्रॉब्लम होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, C1 में C2 को घटा रहे हैं, ये तो सबको समझ में आ गया कि C1 में C2 को घटा रहे हैं। दिमाग में ये बात बहुत अच्छे से आ गया कि हम लोग घटा रहे हैं। लेकिन बच्चा इतना जानते हुए भी अप्लाई नहीं लिख पाता है। इसी को हम बता रहे हैं कि लिखने का तरीका क्या। आप लोग समझ गए हैं, बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि C1 में C2 को घटा रहे हैं, लेकिन आप लिख नहीं पा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान दें, लिखना कैसे है। C1 में C2 को घटा रहे हैं, बहुत अच्छा बात है।
C1 में किसको घटा रहे हैं, C2 को। C1 में किसको घटा रहे हैं, C2 को। तो आराम से घटाइए, C1 में किसको घटा रहे हैं, C2 को। दूसरा फंडा से बता रहे हैं। अब दूसरा फंडा, C1 में किसको घटा रहे हैं, C2 को। अगर पहले C1 है तो आप यहाँ C1 ही लिख दीजिए, खत्म। बात समझ आया क्या बोले। सबसे पहले एक बार और देख लीजिए, आप किस में घटा रहे हैं, C1 में किसको घटा रहे हैं, C2 को। C1 में किसको घटा रहे हैं, C2 को, मतलब C1 में C2 को ला रहे हैं। तो C1 में किसको घटा रहे हैं, C2 को। तो C1 में C2 को घटा दिए, बहुत अच्छा। अब अगर आगे C1 है तो आगे C1 लिखिए, अगर आगे C2 होता तो यहाँ C2 होता। तो यहाँ C1 है तो आमने सामने C1 होना। फिर एक बार देखिए, अगर C1 में किसको घटा रहे हैं, C2 को, तो पहले कौन है, C1, तो इधर भी C1 होगा। इधर भी क्या होगा, C1 होगा। इधर भी क्या होगा, C1 होगा। इधर भी क्या होगा, C1 होगा। अगर हम लोग ऐसा घटाते C2 माइनस C1, तो यहाँ अगर C2 है तो फिर यहाँ C2 होता। आमने सामने सेम रखना है, आमने सामने क्या रखना है, सेम। तो उसी तरह फिर लास्ट हम बताने जा रहे हैं, C1 में किसको घटा रहे हैं, C2 को। C1 में किसको घटा रहे हैं, अप्लाई। C1 में किसको ला रहे हैं, C2 को। तो C1 में किसको घटा रहे हैं, C2 को। लेकिन पहले कौन है, C1, तो इधर भी C1 ही होगा। तो यहाँ जो पहले होगा वही चीज इधर भी होगा। अब C1 में C2 घटाइए, 1 में 1 को ले आइए, तो 1 है और ये 1 को ला रहे हैं, घटाओ, ये मेरा 0 हो गया। अब यहाँ पे देखें, ए मेरा पहले से 1 था, C1 था, देखिए C1 है, और माइनस किसके पहले है, C2 के पहले, C1 के पहले नहीं। तो C1 ऐसे ही रख दिए, और माइनस जो है C2 के पहले, और C2 मेरा यहाँ पे कौन है, देख लीजिए, है ना, ये पूरा लाइन C2 है। तो 1 प्लस x है, और इसके आगे अगर माइनस लगा दे, इसके आगे माइनस लगा दे, पूरा में चला जाएगा। तो ये 1 में इसको घटा रहे हैं, तो यहाँ 2 मेंबर है, सब में घटा हो जाएगा, -1 माइनस x, ये भी हो गया। अब 1 में इस C2 को घटा देंगे, तो 1 में से ही 1 को घटा देंगे तो 0 हो गया। अब हम लोग को a अरे कट गया, a बचा। अब बताया गया था कि जब 2 0 आता है तो हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि अब कैलकुलेशन बड़ा आने वाला नहीं है, क्योंकि 2 0 के चलती 2 कैलकुलेशन एकदम 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, x। तो हम लोग एक्सपेंड उधर करते हैं जिधर 2 0 बनता है। अच्छा एक बात बताओ कि हम लोग जिधर 2 0 बनाए हैं उधर ही ना एक्सपेंड करेंगे, तो आखिर अगर हम लोग दूसरा तरफ अगर कर देंगे तो गलत बात है, क्योंकि जिधर हम लोग 2 0 बनाए हैं तो बनाए क्यों, ताकि उसका अप्लाई करें। तो 2 0 जो हम लोग बनाए हैं तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो अगर ये प्लस है, तो 2 0 जिधर है उधर ही प्लस माइनस प्लस करना है। तो प्लस स्टार्टिंग प्लस होता है, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस। अब एक्सपेंडिंग अलोंग किधर करना है, जिधर 2 0 मिले, बार बार सुनिए, जिधर 2 0 मिलेगा। इधर मिल रहा है क्या 2 0, नहीं। क्या इधर 2 0 है क्या, ऐसे चलने पे 2 0 है क्या, नहीं। ऐसे है क्या, नहीं। ऐसे है क्या, नहीं। 2 0 किधर है, मतलब ऐसे आना पड़ेगा। तो 2 0 ऐसे आना पड़ेगा। और ये पता है क्या है, एक कॉलम C1 है, क्यों, खड़ा लाइन है, खड़ा लाइन है। हाँ, इधर भी 2 0 नहीं है, इधर भी 2 0 नहीं है। 2 0 किधर है, खड़ा लाइन है। कैसा खड़ा लाइन, कैसा खड़ा लाइन, खड़ा लाइन है, कैसा, C1। तो एक्सपेंडिंग अलोंग C1। एक्सपेंड मतलब होता है ब्रेक करना, मतलब तोड़ना, डिटर्मिनेंट को ब्रेक करने जा रहे हैं। अब क्या लिखेंगे, +0, क्लियर। 0 को लिखने के बाद नंबर को डिलीट करेंगे, तो 0 के सीधा हम डिलीट होगा, तो a बचेगा, a बचेगा, a बचेगा। उसी तरह माइनस पहले से एक माइनस आ जाएगा, क्योंकि एक माइनस पहले से था और साइन कन्वेंशन के चलती माइनस माइनस प्लस x, और x के सीधा हम a अरे चला जाएगा, a अरे चला जाएगा, तो बचेगा 1 1 1 1 प्लस y, ये चीज़ हो गया। अब बात करते हैं 0, तो a 0 लिखें, 0 के सीधा में a अरे खत्म हो गया, a अरे खत्म हो गया, a 0 सीधा में खत्म हो गया, तो बचा 1। अब हम लोग आगे अगर 0 है तो ये पूरा 0, आगे 0 है तो ये पूरा 0। एक बच्चा इधर कैलकुलेशन कर रहा है, बताओ पागल है, क्योंकि इधर जब आगे ही 0 है, अगर 0 है और गुने 1000 है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इधर हम क्यों करें कैलकुलेशन, तो 0, ये मेरा आंसर था, नोट करें। एक बार देख लें, क्वेश्चन नंबर दूसरा, 5वां का दूसरा।
लेट डेल्टा इक्वल टू मान लेते हैं, डिटर्मिनेंट को हम लोग डेल्टा से मानते हैं, और इधर हो गया 1 1 1 ए बी सी सी ए बी, एक क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है ना, ये मेरा VVI में आएगा, VVI का होल स्क्वायर नहीं, VVI मतलब इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग बात करें इस क्वेश्चन को तो आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा कि मेरा फंडा को समझना है, टाइप 1 पे चल रहे हैं, टाइप 2 जब आएगा अभी हमको लग रहा होगा कि है ना, अभी जो क्वेश्चन हम लोग बनाने जा रहे हैं या इसके पहले बनाए हुए हैं वो सब में 1 1 दिख रहा था, या तो किसी रो में या किसी कॉलम में 1 1 दिख रहा है, तो आप लोग को समझना चाहिए टाइप 1 का क्वेश्चन है। क्यों 1 1 अभी दिख रहा है, हो सकता है कि 1 1 आपको ना दिखे। आज अगर 1 1 दिख रहा है तो हो सकता है बहुत जल्दी 0 आ जा रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि 1 1 नहीं दिखे, तब तो आप 2 0 कैसे लाइएगा, तो नेक्स्ट टाइप में जाएगा, वो दूसरा टाइप में जाएगा। अभी हम लोग टाइप 1 का बात कर रहे हैं, टाइप 1 में हमेशा आपको 1 1 दिखेगा। हम लोग टाइप वाइज पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो हम लोग बहुत जल्दी डिफरेंस कर सकते हैं। एग्जाम में उतना टाइम नहीं रहता है, वहाँ सबसे पहले डिफरेंस करना है कि किस टाइप का क्वेश्चन है। तो आज हम लोग को 1 1 दिख रहा है, मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन है ना। 1 और 2 अभी सेम, 1 1 वाला जितना भी क्वेश्चन होगा सब सेम टाइप होगा, एक टाइप का क्वेश्चन होगा। तो अभी बताया गया था कि डिटर्मिनेंट्स बोलता है कि 2 0 दिखना चाहिए, उसको 2 0 से मतलब है जिधर 2 0 नजर आएगा आदमी उधर ही दौड़ता है, तो 2 0 जिधर नजर आएगा उधर ही तुमको जाना है। अब कैसे आएगा वो बात तो आप लोगों को पता है। डिटर्मिनेंट्स बोलता है कि जिधर 2 0 आएगा उधर ही एक्सपेंड करना है, तो सबसे पहले 2 0 लाया जाए। तो हम लोग अगर बात करें 2 0, एक कॉलम वाइज अप्लाई नहीं होगा 2 0, क्यों थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ए मेरा सोया हुआ लाइन है R1, ए मेरा R1, ए मेरा है R2, ए मेरा क्या है R2, ए मेरा क्या है R3, ए मेरा क्या है R3। ये चीज़ क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग ऐसे ले रहे हैं R1 R2 R3, है ना, ये हम लोग ले रहे हैं R1 R2 R3। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग को डिटर्मिनेंट्स में सब अभी हम लोग बताए थे कॉलम का यूज करके, अब दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं रो का यूज करके, ताकि और क्लियर हो, है ना। रो भी अप्लाई कर दे रहे, कॉलम भी अप्लाई कर दे रहे। आप अगर बात कीजिएगा हम, है ना, तो ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है, और डिटर्मिनेंट्स बोलता है कि किसी भी हाल में 2 0 आना चाहिए। अगर 2 0 नहीं आया तो आपका खैर नहीं है, तो 2 0 लाना है। अब बात हम करते हैं 2 0 लाने के लिए, तो 1 में 1 जाएगा तो 1 0 बन जाएगा, और E1 को यहाँ घटा देते, यहाँ भी 1 0 बन जाएगा, 2 0 बन जाएगा, ठीक है। और जब 2 0 बन जाएगा तो हम लोग का क्वेश्चन बन जाएगा। और बहुत ऐसा भी है, बहुत कोई सोच रहा होगा कि हम लोग, है ना, कि रो क्यों अप्लाई किया जा रहा है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम चाह के भी अगर ऐसे ऐसे अप्लाई करें, C1 साफ साफ दिखाया जा रहा है, C3, तो यहाँ पे चाह के भी कॉलम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों, आप थोड़ा देखें कि कॉलम ऐसे और ऐसे है, ऐसे ऐसे है। अब बताइए यहाँ 1 1 है क्या? नहीं, यहाँ 1 1 है क्या? तो जब 1 है नहीं तो घटाएंगे तो क्या 0 आएगा? नहीं। यहाँ घटाएंगे तो क्या 0 आएगा? नहीं, क्योंकि 1 और B है तो नहीं आएगा। 1 और C में घटाएंगे 2 0 नहीं आएगा। तो मतलब C1 और C2 जो पिछला क्वेश्चन में घटाने के बाद आ रहा था, लेकिन इस बार C1 में C2 घटाएंगे तो 2 0 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ 1 1 है तो यहाँ 1 1 नहीं है। तो यहाँ अगर 1 1 रहता, यहाँ भी 1 1 रहता, तब अप्लाई होता C1 माइनस C2। लेकिन इस बार C1 C2 को घटाने से नहीं आएगा, लेकिन हाँ, लेकिन R1 R2 को घटाने से आएगा। तो आप लोग को रो और कॉलम में कंफ्यूज हो रहे होंगे। क्यों, हम बता रहे हैं कि सबसे पहले सबको नज़र आ रहा होगा कि 1 1 तो कॉलम में है, 1 1 तो कॉलम में है, कॉलम में घटना चाहिए क्योंकि ऐसा है। और आप बोले थे सर कि अगर ऐसा होगा सर तो कॉलम है, ऐसा होगा तो कॉलम है, ऐसा है तो कॉलम है, ऐसा है तो कॉलम है। हाँ, एक बात मानते हैं, लेकिन एक कॉलम है C1, ये मेरा C2, तो C1 में 1 1 है, C2 में क्या 1 1 है? नहीं।
तो C1 में C2 घटाएंगे 0 आएगा नहीं। तो थोड़ा सा ध्यान दें कैसे घटा रहे हैं हम। घटाने मेरा हाथ का डायरेक्शन ही सब बताएगा कि मेरा रो है कि कॉलम में काम करना है। मेरा हाथ का डायरेक्शन ही सब बताएगा कि हमको रो में काम करना है कि कॉलम में काम करना है। सबसे पहले क्या ऐसे ऐसे घटाने से आएगा 0? नहीं। तो मतलब ऐसे ऐसे घटाने से नहीं आ रहा, मतलब खड़ा यूज नहीं होगा। मेरा हाथ खड़ा है ना, मेरा हाथ का जो पोजीशन है वो खड़ा है, मतलब ऐसे ऐसे करने से नहीं आएगा। तो कैसे में आ रहा है? ऐसे में आ रहा है। 1 में 1, 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 मतलब ऐसे ऐसे घटाना पड़ेगा। और जब ऐसे 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 घटाते हैं तो सोया हुआ लाइन होता है। और सोया हुआ लाइन में हम लोग कैसे घटाते हैं? रो का अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले अप्लाई करेंगे, अप्लाई है ना, अप्लाई। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैसे घटा रहे हैं। R1, ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है। तो बहुत बच्चा R1 को यहाँ ला रहा है, मतलब R2 में R1 घटा रहा है, तो भी सही है। कोई बच्चा क्या कर रहा है, इस 1 को यहाँ ला रहा है, तो भी 0 आएगा। हम क्या कर रहे हैं, इस R2 को यहाँ ला रहे हैं, किसके पास? R1 के पास। तो R1 में हम लोग R1 में किसको घटा रहे हैं? R2 को घटा रहे हैं, मतलब R1 वही है, R2 को ला के क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। लेकिन बताया गया था कि अगर यहाँ R1 है, यहाँ क्या है? R1 है, तो आगे भी R1 होगा। अब अप्लाई में कहीं प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा आप लोगों को। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है ना? है ना, बात समझ में आ रहा होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। फिर एक बार देखें हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि सबसे पहले हाथ का पोजीशन लीजिए कि ऐसे ऐसे घट रहा है कि ऐसे ऐसे घट रहा है। खड़ा तो घट नहीं रहा। अगर ऐसे ऐसे घटता तो मेरा हाथ का ऐसे पोजीशन है, खड़ा घटता तो C1 में C2 घटता। तो खड़ा नहीं घट रहा है बल्कि ऐसे घट रहा है, ऐसे पोजीशन लिया हाथ। तो हाथ जब ऐसे पोजीशन लेता है R1, ऐसे लेता है R2, ऐसे लेता है R3। हाँ, अगर ऐसे ऐसे घटता, पिछला क्वेश्चन में ऐसे ऐसे घट रहा था इसलिए C1 C2 अप्लाई किए। अब हाथ का डायरेक्शन ऐसे है। तो आपको अगर यदि समझ में नहीं आ रहा है कि रो और कॉलम क्या है, तो आप अपना हाथ को लेके चलिए, अपना हाथ को बैठाइए, अपना हाथ का पोजीशन देखिए नंबर के हिसाब से, आपको सब पता चलने लगेगा और आप कभी मिस्टेक नहीं कीजिएगा। तो हाथ है ना ऐसे, R1 किसको घटा रहे हैं? R2। तो R1 में R2, तो हाथ का पोजीशन सोया हुआ है, देख लो सोया हुआ है, ऐसे नहीं है, खड़ा नहीं है, ऐसे हो गया खड़ा, ऐसे है ऐसे। तो R1 में किसको घटा रहे हैं? R2। तो लिखेंगे R1 में R2 को घटा रहे हैं, ठीक है। तो R1 में R2 को घटाएं तो बताया गया था कि अगर आगे R1 है तो आगे भी यहाँ भी R1 ही लिखना है। अगर पहले यहाँ R2 होता तो यहाँ R2 होता, तो यहाँ अगर R1 है तो यहाँ R1 लिखना है, यहाँ R3 है तो R3 लिखना है। मतलब जो पहले होगा है ना, जो पहले होगा एरो के है ना पहले भी वही चीज़ होगा। ये चीज़ हो गया, मतलब एक हम लोग 0 कर लिए। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, 1 0 मेरा बनने के लिए तैयार है। और हो सकता है कि आप अप्लाई 2 0 के लिए है ना, 2 0 के लिए एक ही बार में भी कर सकते हैं। कैसे, थोड़ा सा ध्यान दें। ये मेरा 1 0 हो जाएगा। चलो हम एक एक करके अभी बात करते हैं, बाद में एक ही टाइम 2 0 कर देंगे। अभी सीखना है। 1 में 1 0, A माइनस B, BC माइनस CA, मतलब 1 में 1 घट गया 0, A में B घटा, BC में CA घटा, A मेरा 1 बन गया। तो हम बताए थे, थोड़ा सा 2 बात को ध्यान रखना है कि R1 है तो यहाँ R1 होगा। तो देख लीजिए R1 का नाम चेंज हो गया। हम बताए थे कि शुरू में जो होता है वो पूरा लाइन चेंज कर जाता है। तो R1 है, देखिए R1 पूरा लाइन चेंज कर गया। अब बचा कौन? 1BCA। तो अगर R1 पहले है तो R1 लाइन चेंज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि R1 पहले 1 था, लेकिन अब क्या बन गया 0। पहले A था, क्या बन गया A माइनस B। BC था, अब क्या बन गया, तो इसीलिए R1 का नाम पूरा चेंज हो गया। अब बाकी R2 R3 जैसा था वैसा ही रख देना है। इसी तरह 1 0 बनाया, 1 0 जबकि हम लोग को और चाहिए। डिटर्मिनेंट बोलता है किसी भी हाल में 1 0 और चाहिए, 1 0 और चाहिए। अब फिर अप्लाई करेंगे, अगेन अप्लाई है ना क्या। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, R2 हाथ का पोजीशन देखिए, R2 में किसको ला रहे हैं? R3 को।
तो हम लोग R2 में किसको घटा रहे हैं, R3 को, सॉरी R2 में किसको घटा रहे हैं, R3 को। मतलब R2 में ये तो 0 बन गया, अब इसका तो कहानी खत्म है। अब इसमें देखना R2 में किसको ला रहे हैं, R3 को। तो R2 में किसको घटा रहे हैं, R3 को। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हाथ का पोजीशन सोया हुआ है। तो R2 में किसको घटा रहे हैं, R3। तो R2 माइनस R3। अभी बताया गया था कि अगर आगे R2 है तो यहाँ भी आगे R2 होगा, मतलब आमने सामने सेम होना चाहिए। तो अप्लाई आप कर सकते हैं। तो आप लोग लग रहा है कि है ना, अप्लाई आप बहुत ईजी वे समझ गए। क्यों, है ना, अगर यहाँ R1 है तो यहाँ R1 हुआ, अगर यहाँ R2 है तो यहाँ R2 हुआ। फिर एक बार अप्लाई दिखा रहे हैं, हम किसको जीरो करने वाले हैं, R2 को। तो R2 तब जीरो होगा जब R3 को यहाँ ला के घटा देंगे। तो किस में घटा रहे हैं, R2 में किसको ला के घटा रहे हैं, R3। ठीक है, R2 में किसको घटा रहे हैं, R3 को। अगर हम बोले थे अगर आगे R2 है तो आगे भी यहाँ R2 भी होगा। तो अगर R2 है तो आगे R2, R1 है तो R1। एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर यहाँ R1 है तो R1, R2 है तो R2। यहाँ अगर जो होगा वही चीज़ आगे भी होगा। अब यहाँ से देखते हैं डेल्टा इक्वल टू, है ना, ये तो वैसा ही रहेगा 0 A माइनस बी, बी सी माइनस सी ए। नाम इस बार किसका चेंज है, R2। यहाँ नाम किसका चेंज था, R1। तो R1 वाला पूरा चेंज हो गया। अब कौन चेंज करेगा, जो पहले होगा। यहाँ R1 पहले था तो R1 वाला पूरा लाइन चेंज कर गया, मतलब नंबर अलग अलग हो गया। अब R2 पहले है तो R2 जब पहले है तो R2 वाला बार लाइन पूरा चेंज कर जाएगा। 1 में 1 0, C को घटाओ B माइनस सी, और सी ए में किसको घटा रहे हैं, ए बी। तो नाम किसका किसका चेंज हुआ देख लीजिए। R1 पहले है तो R1 देख लीजिए चेंज हो गया। पहले कौन है, R2। पहले कौन है, R2। तो R2 देख लीजिए पूरा चेंज कर गया। अभी तक आगे R1 और R2 आया है, R3 नहीं आया है, इसीलिए R3 जैसा था वैसा ही रह जाएगा, वैसा ही रह जाएगा। अब ये तो बात समझ में आ गया कि 2 0 कैसे लाया जाता है ना। अब हम लोग बात कर रहे हैं, कि 2 0 आने के बाद सर आप बताए थे, 2 0 आने के बाद सर आप बताए थे कि एक्सपेंड कर दिया जाता है। 2 0 जैसे आएगा प्लस माइनस प्लस, है ना, हम लोग एक्सपेंड कर देंगे, है ना। लेकिन सर अब धीरे धीरे बात को थोड़ा ध्यान देते जाना है। अगर 2 0 आने के बाद अगर कुछ कॉमन निकल रहा है तो आप बक्सा से कॉमन निकाल लीजिए। उससे क्या होगा, बक्सा से जब 2 0 आने के बाद अगर कुछ कॉमन निकल रहा होगा तो आप अगर कॉमन निकालते हैं तो धीरे धीरे बक्सा खाली हो जाएगा और सॉल्व करने में बहुत इजी लगेगा, कैलकुलेशन और छोटा हो जाएगा। अगर आप यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंड कर रहे होंगे तो बहुत सारा कैलकुलेशन है, बहुत सारा मेंबर है, अभी भी फंसने का चांस है। तो मेरा बात को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए हम क्या बात कर रहे हैं। अगर आप 2 0 ला लिए, पहला तो फंडा था कि 2 0 लाना है। अगर आप 2 0 ला चुके हैं तो लड़का लोग क्या मिलता है, 2 0 आया, धाए धाए प्लस माइनस प्लस तोड़ने लगा। नहीं, हम क्या बोल रहे, पहले ध्यान से सुने, वो तो करना ही है, प्लस माइनस प्लस तो तोड़ना ही है, वो तो काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हम क्या बोलने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि अगर 2 0 आ गया, अगर 2 0 आने के बाद सबका दिमाग में चल रहा होगा, क्यों, क्योंकि आप लोग को वहीं तक कॉन्सेप्ट पता है, इसलिए आप लोग उतना दिमाग लगा रहे हैं, वही सोच रहे होंगे। क्योंकि अगर 2 0 आ जाता है और 2 0 आने के बाद हम लोग को सबको अभी तक पता है कि एक्सपेंड किया जाता है प्लस माइनस प्लस। लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट को ऐड कीजिए कि अगर 2 0 आने के बाद धीरे धीरे ऐड करेंगे, है ना, 2 0 आने के बाद अगर बक्सा से कुछ कॉमन निकल रहा होगा तो आप कॉमन निकालिए। उससे क्या होगा, धीरे धीरे जो बक्सा में इतना भरा हुआ नज़र आ रहा है धीरे धीरे खाली होते चला जाएगा। और जब बक्सा खाली हो जाएगा तो बक्सा को जब हम तोड़ेंगे तो और छोटा कैलकुलेशन आ जाएगा और कभी भी हम लोग कैलकुलेशन में नहीं फंसेंगे। जैसे हम क्या बात कर रहे हैं, डेल्टा इक्वल टू 0, है ना, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी। और यहाँ से अगर बात करें तो हम लोग अगर बात करें तो a माइनस बी, और यहाँ से क्या कॉमन निकाल देते हैं, c। अगर हम लोग पहले c निकालते हैं तो बच जाएगा b माइनस ए, जो कि थोड़ा मिस्टेक है, थोड़ा मिस्टेक है। क्या, आप देखिए, अगर यहाँ a माइनस बी है,
यहाँ पे क्या है, a माइनस बी। तो आप भी कोशिश कीजिए कि यहाँ भी a माइनस बी हो ताकि कॉमन लेने में इजी होगा। अब देखिए यहाँ a माइनस बी आया है और यहाँ आ गया b माइनस ए। तो हम लोग क्या करेंगे, ए सी को कॉमन लिए इसलिए b माइनस ए आ गया, यहाँ सी सी कॉमन होगा तो यहाँ बी सी माइनस सी ए कॉमन होगा तो b माइनस ए बचेगा। तो हम क्या करते हैं, c ना लेके माइनस सी ले लेते हैं। तो जब है ना, जब भी प्लस और माइनस में अगर सेम नहीं मिल पा रहा होगा तो आप कोशिश कीजिए कि अगर सी निकाल रहे हैं तो माइनस निकाल दीजिए, वो है ना सेम फिर आने लगेगा। तो सी ना निकाल के क्या निकाल दीजिए, माइनस सी। तो जब माइनस सी निकाल देंगे तो माइनस सी यहाँ से निकल जाएगा तो क्या बचा, ए माइनस सी निकल गया। और जब माइनस सी निकल गया तो क्या बच गया, ए। अब यहाँ से सी था और इसके पास माइनस है नहीं, तो अगर c निकाल रहे हैं तो c तो निकल गया, इसके पास माइनस है नहीं तो माइनस नहीं है। और ज़बरदस्ती हम मांग रहे हैं उसको कि 2 माइनस, तो जब ज़बरदस्ती करोगे तो b के जगह हम क्या आ जाएगा, माइनस बी। अगर आपको बिलीव नहीं तो गुना करके देख लीजिए, माइनस ए सी आ गया, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस क्या आ गया, बी सी। मतलब हम लोग को समझ में आ गया कि अगर जहाँ पे है ना a माइनस बी और यहाँ b माइनस, अगर माइनस का डिफरेंस हो तो आप क्या कीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, आपका है ना अगर सेम कॉपी हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे c ना निकाल के हम लोग क्या निकालेंगे, c ना निकाल के माइनस सी। जब माइनस सी निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा, c और माइनस निकल गया, c और माइनस निकल गया, तो माइनस सी निकल गया तो बचा क्या, a। और यहाँ पे c तो निकल गया, लेकिन बी सी बोला कि मेरे पास माइनस नहीं है और आप हमको माइनस मांग रहे हैं, हम कहाँ से देंगे। तो हम बोले ठीक है तुम c तो दे दो, और अगर तेरे पास माइनस नहीं है तो जिसके पास नहीं है हम माइनस दे देंगे। तो जिसके पास माइनस नहीं होता है उसको हम माइनस दे देते हैं, तो इसलिए हम माइनस दे दिए। तो माइनस ए सी आ गया और माइनस माइनस बी सी आ गया। तो याद रखना, अगर है ना कॉमन लेने के दौरान अगर सेम मिलता होगा तभी कॉमन लिया जाएगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो आप ज़बरदस्ती में क्या कीजिए, है ना। कभी भी ऐसा अगर होता है, बहुत बड़ा बात बता रहे हैं, अगर आप कॉमन ले रहे और कहीं मान लीजिए b माइनस सी आया है और कहीं आपका आ गया c माइनस बी, नंबर तो वही है, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है। तो इसीलिए जब नहीं मिलता होगा तो आप ज़बरदस्ती माइनस कॉमन ले लीजिएगा, आपका है ना आपका सेम कॉपी हो जाएगा, अगर b माइनस सी जैसा बन जाएगा। तो अगर a माइनस बी है और a माइनस बी मिलाना है तो हमेशा है ना c लाने के बाद अगर उल्टा आ जा रहा था, b माइनस ए आ जा रहा था, और जबकि लाना क्या था, a माइनस बी, तो आप ज़बरदस्ती माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो हमेशा सही आ जाएगा। तो कभी भी माइनस प्लस को अगर मिलाने के लिए अगर नहीं मिल रहा है ना टर्म, तो हाँ आप क्या कीजिए, कॉमन लेने वक्त माइनस बी ले लीजिए तो आपका कॉमन सही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 0 b माइनस सी, आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे मेरा आया b माइनस सी, और यहाँ पे जब a निकलेगा तो आ जाएगा c माइनस बी। जबकि हम लोग को b माइनस सी है और यहाँ c माइनस बी आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी बताया गया कि अगर सेम टर्म नहीं मिल रहा है तो आप माइनस ले लीजिए कॉमन। तो a नहीं लेके बल्कि क्या ले लीजिए, माइनस a। तो जब माइनस a लीजिएगा तो माइनस a बाहर हो जाएगा तो बचेगा b, क्या बचेगा, माइनस a बाहर, तो बचा b। और a तो बाहर है लेकिन इसके पास माइनस नहीं है, ये बोला मेरे पास है तो ले लो, लेकिन इसके पास नहीं है, तो जिसके पास नहीं है उसको ज़बरदस्ती दे दो। तो अब a मेरा सेम मिल गया। अब क्या हो गया, 1c है ना, 1c, और यहाँ क्या बच गया, मेरे अभी तक आ गया। इसके बाद हम लोग को इतना पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, है ना, हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ हाथ चला के देखेंगे कि कॉमन कहाँ से निकल रहा है ना। देख लो, हम बोले थे अगर कहीं भी थोड़ा अगर रो कॉलम में दिक्कत हो तो तुरंत हाथ चला के देखें। अगर हाथ चलाएंगे तो ए बी यहाँ पे भी है, ए बी यहाँ पे भी, तो हमको लगता है कि ऐसे ए माइनस बी कॉमन आएगा, b माइनस सी यहाँ से कॉमन आएगा। क्या ऐसे आ रहा है, नहीं। क्या कॉमन ऐसे आ रहा है, नहीं। क्या कॉमन ऐसे आ रहा है, नहीं। क्यों, a माइनस बी है तो यहाँ b माइनस सी है, सेम चीज़ नहीं है जो कॉमन आएगा। तो a माइनस बी ऐसे कॉमन आ रहा है, b माइनस सी हम लोग का इस टाइप से कॉमन आ रहा है। तो इसीलिए हाथ चला के देख रहे हैं तो R1 और R2, तो हम लोग का जो कॉमन आ रहा है वो R1 एंड R2 से कॉमन आ रहा है। तो अब हम लोग बात करते हैं क्या,
टेकिंग कॉमन है ना, हम लोग क्या बात करेंगे, टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन a माइनस बी एंड b माइनस सी फ्रॉम R1 एंड R2, हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग कॉमन है ना, a माइनस बी माइनस सी फ्रॉम R1 एंड R2। क्यों, थोड़ा सा देखें, a माइनस बी ऐसे, हाथ का डायरेक्शन देखें, हाथ का पोजीशन देखें, हाथ ऐसे जा रहा है, और हाथ ऐसे जाता है तो मतलब R1 हम लोग का ऐसे होता है, R1 R2 इस टाइप से होता है। कॉल अगर ऐसे निकलता तो C1 C2 इस टाइप से होता, तो ऐसे कॉमन नहीं निकल रहा है, इस टाइप से नहीं निकल रहा है। अगर ऐसे निकलता तो C1, इस टाइप से निकलता तो C2, लेकिन हम लोग का हाथ का जो पोजीशन है सोया हुआ है, और सोया हुआ से अगर कॉमन निकले तो हम लोग बोलते हैं R1 से निकल रहा है, रो वाइज निकल रहा है, मतलब R2 से निकल रहा है, इसलिए हम लोग का जो कॉमन निकलेगा है ना, R1 एंड R2 से कॉमन निकलेगा। अब बात रहा सर, अगर कॉमन निकालने में दिक्कत हो, या तो फिर हम लोग को अप्लाई करने में दिक्कत हो, या तो एक्सपेंड करने में दिक्कत हो, तो आप लोग को बताया गया था कि जब भी आप लोग को नहीं दिखता है या प्रॉब्लम होता है तो आप हाथ चला के देखें, हाथ ही आपका बता देगा कि हमको रो वाइज काम करना है कि कॉलम वाइज काम करना है। तो मेरा हाथ बता रहा है कि R1 से कॉमन निकलेगा a माइनस बी माइनस सी, इस टाइप से सोया हुआ लाइन है, तो b माइनस सी कहाँ से निकलेगा, R2 से निकलेगा, इसीलिए लिखे टेकिंग कॉमन a माइनस बी एंड b माइनस सी फ्रॉम R1 एंड R2। अब बात रहा कि सर R1 से तो a माइनस बी निकलेगा, यहाँ से भी a माइनस बी निकलेगा, लेकिन जीरो से कहाँ a माइनस बी है सर, a माइनस बी तो यहाँ है, लेकिन यहाँ तो नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि जीरो गुना अगर a माइनस बी लिख भी दें तो ये रिजल्ट जीरो ही आएगा। जीरो गुना अगर हम 1 लाख कर दें, 1 लाख कर दें है ना, इकाई दाएं सकरा 1000 10 लाख, दाएं सकरा 1000 10 लाख, अगर जीरो गुने अगर 1 लाख के आसपास करें तो भी जीरो आएगा। मतलब जीरो के बगल में है ना हम कुछ भी लिख सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से, तो भी सही है। जीरो के पास अगर कुछ नहीं है तो बहुत कुछ है ना। तो हम लोग को अगर लग रहा है कि जीरो के पास a माइनस बी नहीं है, तो है जीरो के बगल में a माइनस बी अगर लिख भी देंगे तो ये मेरा जीरो के ही बराबर होगा। इसका कहने का मतलब है कि जीरो के पास भी हम a माइनस बी लिख सकते हैं, इसीलिए जीरो के पास a माइनस बी भी है। तो यहाँ से भी a माइनस बी निकलेगा, यहाँ से भी a माइनस बी, तो बचेगा डेल्टा इक्वल टू a माइनस बी निकल गया। यहाँ से a माइनस बी कॉमन निकल गया R1 से, R2 से क्या निकल जाएगा b माइनस सी, तो यहाँ से निकल गया b माइनस सी। तो मेरा डिटर्मिनेंट्स के अंदर जो बचा, अच्छा जीरो का जीरो ही बचेगा, तो यहाँ बच गया 0 1। अब a माइनस बी यहाँ से निकल गया, तो a माइनस बी निकल जाए, तो a माइनस बी निकल गया, तो यहाँ सिर्फ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, और यहाँ से a माइनस बी निकल गया, तो ये जब पूरा निकल जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ माइनस सी है ना, माइनस सी बचा। क्यों, थोड़ा सा ध्यान दें, अगर a माइनस, यहाँ 3 मेंबर था, a माइनस बी निकल गया, तो जब यहाँ से निकल जाएगा तो मेंबर अब कौन बचेगा, सिर्फ माइनस, और क्या बचेगा सी। और a माइनस बी यहाँ से निकल जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं है, तो क्या 1 बचेगा। एक लड़का बोल रहा है नहीं जीरो होगा, जीरो नहीं 1 होगा है ना। अगर a माइनस बी से निकल जाए तो बगल में हम 1 लिख सकते हैं, जीरो नहीं लिख सकते। अगर जीरो लिखेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा, इसीलिए a माइनस बी निकलता है तो क्या बचता है, 1 बचता है। उसी तरह b माइनस सी यहाँ से निकल गया, तो यहाँ तो जीरो ही रहेगा, यहाँ जीरो ही रहेगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा है ना। b माइनस सी निकल गया, तो b माइनस सी निकल गया, तो b माइनस सी के पास कुछ नहीं तो 1 होगा, तो ये जब निकल गया तो कुछ नहीं तो क्या बचेगा, 1। और यहाँ से b माइनस सी निकल जाए तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, माइनस a। तो हम लोग कॉमन कहाँ से ले रहे थे, हम लोग कॉमन कहाँ से ले रहे थे, थोड़ा ध्यान दें। हम लोग जो कॉमन ले रहे थे R1 एंड R2, तो यहाँ से भी कॉमन निकल गया, यहाँ से भी कॉमन निकल गया, लेकिन R3 से कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, जैसा था वैसे ही बैठ जाएगा, ए हो जाएगा AB, ए मेरा क्या हो जाएगा AB। तो ये बात है ना हम लोग को समझ में आ गया। बहुत बच्चा है जिसको प्रॉब्लम होगा कि सर जीरो से a माइनस बी क्यों निकाल दिए, क्योंकि बार बार बता रहे हैं कि जीरो के बगल में a माइनस बी लिख भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
अगर हम 0 से a माइनस बी भी निकाल सकते हैं, 0 से हम बगल में b माइनस सी भी लिख दें तो भी 0, तो भी 0, तो 0 से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। इसीलिए यहाँ 0 है, मतलब ज़रूरत के हिसाब से हम यहाँ हमको a माइनस बी निकालना है तो 0 हमेशा तैयार रहता है। वो बोला तुमको जो चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, तो हम a माइनस बी निकालें, a माइनस बी निकालें तो यहाँ 0 के पास a माइनस बी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, वहाँ पूछने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मेरा ऐसा हो गया। अब यहाँ तक समझने के बाद क्या था, एक बात को ध्यान देना है। अब हम लोग बोले थे क्या कि अगर 0 0 आ जाता है तो हम लोग एक्सपेंड करते हैं। तो बहुत लड़का बोलेगा कि सर यहाँ पे भी तो जो 2 0 आया था, सर यहाँ क्यों नहीं एक्सपेंड किए। हम बोले थे कि अगर 2 0 आने के बाद सच में हम लोग को प्लस माइनस प्लस एक्सपेंड करना चाहिए। एकदम ध्यान से सुने, 2 0 आने के बाद सच में हम लोग एक्सपेंड ही करते हैं। डिटर्मिनेंट बोलता है अगर 2 0 आ गया तो आप एक्सपेंड कीजिए, लेकिन हम बताएं बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट कि अगर 2 0 आने के बाद अगर डिटर्मिनेंट्स के अंदर कुछ कॉमन निकल रहा है तो आप पहले कॉमन निकाल लें, तब फिर जाके एक्सपेंड करें, है ना। उससे क्या फ़ायदा है, अगर a माइनस बी कॉमन निकल गया, b माइनस सी कॉमन निकल गया तो बक्सा देखें बहुत छोटा आ गया, बक्सा बहुत हल्का हो गया। अब इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो मेरा आंसर तुरंत आ जाएगा। तो इसीलिए 2 0 आने के बाद, 2 0 आने के बाद अगर कुछ कॉमन निकले तो आप कॉमन निकाल लें तब एक्सपेंड करें, ना कि 2 0 दिख जाए और तुरंत प्लस माइनस प्लस करेंगे तो हो सकता है कि इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन फंसा लेगा और फिर हम आंसर तक पहुंच नहीं पाएंगे। हमें लास्ट बार बोलें और आप सुन लीजिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि 2 0 आने के बाद, 2 0 आने के बाद जैसे यहाँ 2 0 आया था तो आप प्लस माइनस प्लस एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 0 आने के बाद अगर बक्सा से कुछ कॉमन निकल रहा है तो आप कॉमन निकाल लें, इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। कॉमन निकलने के बाद जो बक्सा भारी लग रहा था और बक्सा हल्का हो गया, ताकि अब हम कैलकुलेट करेंगे तो बहुत छोटा बन जाएगा। इसीलिए 2 0 आने के बाद, 2 0 आने के बाद, 2 0 आने के बाद प्लस माइनस प्लस डायरेक्ट नहीं करना है। अगर बक्सा से कुछ कॉमन निकल रहा है तो पहले कॉमन निकाल रहे हैं। अभी बक्सा देखें कितना है ना, कितना नंबर लग रहा था, कितना भारी लग रहा था, कि लग रहा था बहुत सारा नंबर है। जैसे जैसे कॉमन निकलते गया, जैसे जैसे कॉमन निकलते गया वैसे बक्सा खाली हो गया। अब अगर हम लोग प्लस माइनस प्लस एक्सपेंड करेंगे तो तुरंत बन जाएगा, क्योंकि अब बक्सा बहुत छोटा बन गया। अब कैलकुलेशन हम नहीं फंस सकते हैं क्योंकि बक्सा में बहुत छोटा छोटा नंबर बच गया। तो अब ध्यान से सुने होंगे हम क्या बोले कि अब हम लोग एक्सपेंड करने जा रहे हैं। तो यहाँ मेरा 2 0 आया था, यहाँ आया था, तो इस 0 में एक्सपेंड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बक्सा बहुत भारी था, बक्सा के अंदर बहुत मेंबर्स था। अगर हम यहीं पे कैलकुलेशन करते या प्लस माइनस प्लस यहीं पे तोड़ना अगर तोड़ देते तो हो सकता था कि बक्सा में बहुत ज़्यादा नंबर के वजह से बहुत बड़ा कैलकुलेशन आ सकता था। इसीलिए जब 2 0 आने के बाद बहुत बच्चा तुरंत प्लस माइनस प्लस करने लगता है। नहीं, अगर 2 0 आ गया है, थोड़ा पेशेंस रखिए। 2 0 आने के बाद अगर बक्सा से कुछ कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले लें, उससे क्या होगा, बक्सा हल्का हो जाएगा। इसके बाद जाके एक्सपेंड करें। तो अब हम लोग एक्सपेंड करने जा रहे हैं, प्लस माइनस प्लस। तो एक्सपेंड उधर किया जाता है, बक्सा को उधर से तोड़ा जाता है, बक्सा को इधर से तोड़ा जाता है ना, जिधर से ताला लगा हुआ रहता है। उसी तरह बक्सा को उधर से तोड़ना है जिधर 2 0 नजर आएगा। तो 2 0 क्या ऐसे नजर आ रहा है, नहीं। क्या ऐसे नजर आ रहा है, नहीं। क्या ऐसे नजर आ रहा है, नहीं। तो हम बार बार बोले हैं कि अगर आपको समझ में नहीं आता है कॉमन निकालने के लिए तो हाथ चलाएं तो बता देगा। तो हाथ चलाने R1 से कॉमन आया, R2 से कॉमन आया। उसी तरह अगर एक्सपेंड कर रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा है कि रो में एक्सपेंड करना है कि कॉलम में एक्सपेंड करना है, तो आपका हाथ सारा कुछ है, आपका हाथ सारा कुछ बता देगा कि हमको एक्सपेंड किधर से करना है। तो जिधर 2 0 होगा उधरे हम लोग को दौड़ जाना है, ऐसा हम लोग करते भी हैं। तो कहने का मतलब है तो 2 0 जिधर आएगा उधर हम लोग को एक्सपेंड कर देना है। तो 2 0 इधर तो मिला नहीं, चलो एक्सपेंड तो होगा नहीं। 2 0 ऐसे मिल रहा है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे मिल रहा है, मतलब खड़ा। मेरा हाथ का पोजीशन देखें, खड़ा लाइन है। तो कौन सा खड़ा, C1,
ए हो गया C2 C3। तो 2 जीरो जो मेरा है, 2 जीरो जो मेरा है, तो 2 जीरो किधर है ना, C1 के लॉन्ग। तो हम लोग लिखेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग, है ना, जगह नहीं है, हम साइड में भी लिख सकते थे, तो जगह नहीं वजह से हम बीच में लिख दे रहे हैं एक्सपेंडिंग अलोंग C1, है ना। तो जिधर 2 जीरो मिलेगा उधर एक्सपेंड करेंगे। आप इधर तो नहीं मिला 2 जीरो, अगर इधर मिलता तो सोया लाइन था, देखिए हाथ का डायरेक्शन AR2 नहीं, सोया हुआ लाइन अभी भी है। तो किधर मिल रहा है, खड़ा लाइन। कैसा खड़ा, तो खड़ा तो 3 हुए, 1 2 3, लेकिन कैसा खड़ा है, C1, इसीलिए हम लोग एक्सपेंडिंग अलोंग C1, मतलब डिटर्मिनेंट्स हम लोग, है ना, C1 के लॉन्ग तोड़ने जा रहे हैं। तो आप लोग को पता है A माइनस B माइनस C, अभी बताए थे कि A जीरो अगर आगे रखेंगे, A जीरो अगर आगे रखेंगे तो जीरो को रखने के बाद, है ना, इसके सीधा में एलिमेंट्स को डिलीट करेंगे तो A बचेगा, लेकिन जब आगे ही जीरो है तो पूरा जीरो, तो A जीरो दे देगा, A भी जीरो दे देगा, सिर्फ इसके लिए सॉल्व होगा। तो B माइनस C के बाद यहाँ पे डिटर्मिनेंट है, बीच में क्या होगा, गुना, तो बीच में गुना है, क्योंकि B माइनस C के बाद डिटर्मिनेंट है तो बीच में कुछ नहीं तो गुना का साइन होगा, है ना। अब जीरो लिखते हैं प्लस जीरो, तो जीरो के सीधा में कट हो जाएगा तो बचेगा 1CAAB। तो आप समझ गए होंगे, जब आगे ही जीरो है तो पूरा टर्म ही जीरो होगा, तो इसका चर्चा करना एकदम क्या है, फालतू है। तो हम लोग किसका चर्चा डायरेक्ट करेंगे, 1 का। तो +1 क्या है, +1। तो B माइनस C के बाद डिटर्मिनेंट है तो बीच में कुछ नहीं है तो गुना है, इसके बाद ये जीरो दे देगा, ये भी जीरो दे देगा, तो बचा क्या, 1। अब 1 के सीधा में बचा क्या, 1, और 1 के सीधा में इधर और इधर कट गया तो बचा 1 C माइनस A। तो A1 के सीधा में A, अरे कट गया तो जीरो वाला जीरो हो गया, जीरो वाला जीरो हो गया, तो बचा सिर्फ कौन, सिर्फ एक एलिमेंट 1। तो 1 लिखना है, 1 लिखने के बाद, है ना, आगे क्या है प्लस, तो आप लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, और 1 के सीधा में एलिमेंट को कट कर देना है तो बचेगा 1 माइनस C माइनस A। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा A माइनस B माइनस C, है ना। और A जब कैलकुलेट करेंगे तो A आ जाएगा, इधर से पहले गुना करते हैं -A, और इधर से कैलकुलेट करेंगे तो -C, लेकिन हम बताए थे इधर से -A आया, इधर से जब कीजिएगा, जब इधर से कीजिएगा तो एक माइनस एक्स्ट्रा देते हैं, तो A माइनस तो इसका खुद का है, और इधर से जब लेते हैं तो एक माइनस और देते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो इसीलिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू A माइनस B माइनस C, और इसको थोड़ा सीक्वेंस में लिखें C माइनस A। यही मेरा आंसर हो गया, A के बाद B के बाद C, है ना। आप नोट करें, यही मेरा